जय हिंद दोस्तों। असम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस के सीरीज में आज हम लोग एपीएससी एग्जामिनेशंस के कुछ और पीवाईक्यू करेंगे, असम स्पेसिफिक सेक्शन वाले। ठीक है, अपकमिंग प्रीलिम्स को देखते हुए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो पहला क्वेश्चन है पथारू घाट पीजेंट अपराइजिंग से रिलेटेड या बैटल ऑफ पथारू घाट से रिलेटेड। ये बैटल ऑफ पथारू घाट या पथारू घाट पीजेंट अपराइजिंग जो है एक रिमार्केबल इंसिडेंट है असम की हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, जिसके बारे में रिसेंटली एपीएससी ने क्वेश्चन तो पूछा ही, करंट में भी मेंशन था। करंट में इसलिए मेंशन था बिकॉज दिस ईयर पोस्टल स्टाम्प इज इश्यूड, एक पोस्टल स्टाम्प इशू किया गया है स्पेशली इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए। सो करंट में भी इसका रेलेवेंस है और इंडियन हिस्ट्री में, असमीज हिस्ट्री में भी रेलेवेंस है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एपीएससी ने अभी पूछा है और आगे एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या है पथारू घाट पीजेंट अपराइजिंग के लिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम जो हुआ। पहला स्टेटमेंट क्या, 19th सेंचुरी के एंड का इवेंट है। दिस अपराइजिंग वाज हैपेंड, अपराइजिंग ऑफ पीजेंट्स इन पथारू घाट ऑफ दोरंग डिस्ट्रिक्ट इन असम वाज अगेंस्ट इरेशनल इंक्रीज ऑफ लैंड टैक्स रेट बाय द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश जो इरेशनल लैंड टैक्स रेट इंक्रीज करते थे उसके अगेंस्ट ये हुआ था। ऑन दिस डे, ऑन दैट फेटफुल डे 28 जनवरी 1894 को, 19th सेंचुरी के एंड में हो रहा है, around 143 peasants they were killed and hundreds of other were injured in indiscriminate police firing। मतलब एक तरह से जैसे जालियांवाला बाग मैसेकर इसके कुछ सालों के बाद पंजाब में अमृतसर में जालियांवाला बाग में होगा, कुछ वैसा ही ब्रिटिश ने पहले आसाम में भी किया था पथारू घाट में, दोरंग डिस्ट्रिक्ट में। देखेंगे हम लोग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये भी है। द गवर्नमेंट ऑफ आसाम सेलिब्रेटेड एज कृषक शहीद दिवस एंड द इंडियन आर्मी दे ऑल्सो पे होमेज टू देम ऑन 29th जनवरी एवरी ईयर। तो ये सारे स्टेटमेंट का वैलिडेशन चेक करने के लिए वी कम टू दिस। ऑप्शंस आपके पास यहां पर हैं, आप इनके थ्रू ऑप्शंस सही या गलत मालूम कर सकते हैं। अब डिटेल्स देखते हैं। सो पीजेंट्स अपराइजिंग ऑफ पथारू घाट, ये एक मेमोरियल है जो इंडियन आर्मी ने बनाया टू कमेमोरेट दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट को याद रखने के लिए, उस इंसिडेंट के रोज श्रद्धांजलि देने के लिए ये मेमोरियल। और 1894 में ये जो इवेंट हुआ था, दिस ईयर अ पोस्टल स्टाम्प इज इश्यूड, एक पोस्टल स्टाम्प इशू किया गया, कितने रुपीज का, ₹5 का। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बस याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ऐसे ही डिटेल्स पूछे जाते हैं। कितने रुपीज का स्टाम्प इशू किया गया है, ₹5 का एक स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प। ठीक है, पोस्टल स्टाम्प। अब हम बाकी पीजेंट अपराइजिंग के बारे में हम बात करें तो दिन था जनवरी 28, 1894, दोरंग डिस्ट्रिक्ट असम। यहां पे पीजेंट्स क्या होते हैं, पीजेंट्स दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, दे वर प्रोटेस्टिंग फर्स्ट। किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज द ब्रिटिश दे इंक्रीज्ड लैंड टैक्स। और लैंड टैक्स इंक्रीज करने की इनकी आदत नहीं तो है नहीं, ये हमने पहले भी देखा है कि चाहे ये परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हो या रैयतवारी सिस्टम या महालवारी सिस्टम, लैंड टैक्स के रेट, रेवेन्यू के रेट हमेशा हाई रखते थे। तो ये एक प्राइमरी रीजन था। अब उसके बैकग्राउंड में हम जाएं तो हम ट्रीटी ऑफ यानडाबू देखते हैं 1826 का। ट्रीटी ऑफ यानडाबू किन दो ग्रुप्स के बीच हुआ, that you will tell me। ट्रीटी ऑफ यानडाबू 1826, तो किन दो ग्रुप के बीच हुआ ये तो तुम बताओगे। एक ग्रुप तो ऑब्वियसली ब्रिटिश है क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश को पॉलिटिकल राइट आसाम का मिलेगा, यहां से भी टैक्स लिवाई करना वो शुरू करेंगे। बट ट्रीटी ऑफ यानडाबू में किस बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ यानडाबू होता है, यू विल टेल मी द बैटल, यू विल टेल मी अबाउट द टू साइड्स, कौन से दो साइड्स थे जिनके बीच ये ट्रीटी होती है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। सो 1826 में ट्रीटी ऑफ यानडाबू के बाद ब्रिटिश के पास यहां से भी पॉलिटिकल राइट्स मिल चुका था टैक्सेस लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में कलेक्ट करने का, जिसका रेट ये काफी हाई रखते थे। ऑब्वियसली काफी हाई रखते थे क्योंकि इनका प्राइमरी पर्पस तो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना है। यहां के जो पीजेंट्स हैं, आसाम के जो पीजेंट्स थे, ये पहले भी टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले टैक्स नहीं देते थे, पर पहले टैक्स देने का इनका तरीका होता था काइंड में। मतलब क्या हुआ, जैसे पहले इंडिया में एंशिएंट पीरियड में टैक्सेशन का सिस्टम दो तरह का चलता था। शुरू हुआ किस तरह से, काइंड से, कि किसान है अगर सपोज वो राइस का कल्टीवेशन कर रहा है और सपोज वो 100 क्विंटल राइस का कल्टीवेशन कर रहा है तो 25 क्विंटल राजा को पहुंचा देगा, तो ये हो गया टैक्स गिविंग इन काइंड। और दूसरा हो गया सर्विसेज देकर, कि राजा ने बोला कि ठीक है तुम अगर काइंड में नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, मेरे भी खेत में काम कर देना। ये हो गया बाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ऐसे कुछ हम एग्जांपल्स हमने पहले भी देखे हैं, जैसे विस्टी एक टाइप का ऐसा ही सर्विस होता था जिसको फोर्स्ड लेबर भी बुलाया जाता है।
हालांकि फोर्स्ड लेबर नहीं, ये अपने काम के लिए, अपने टैक्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करना कुछ वैसा ही विस्टी होता था पहले, राइट, इंडिया के एंशिएंट पीरियड में। सो या तो अपनी सर्विस देना या फिर काइंड में चावल दे देना, गेहूं दे देना, जो भी कल्टीवेट हो रहा है वो राजा को दे देना, ये टैक्सेशन सिस्टम चलता था। फिर बाद में कैश का सिस्टम भी स्टार्ट हुआ। यूजुअली द पीजेंट्स ऑफ असम वो ये दोनों टाइप से काइंड या सर्विस प्रोवाइड करके टैक्सेशन पे करते थे, टैक्स पे करते थे। पर ब्रिटिश आ गए, उन्होंने कैश में पैसा लेना शुरू किया और काफी हाई रेट पे शुरू किया। तो हमारे जो फार्मर्स है, फार्मर्स ने बोला कि इतने हाई रेट पे हम तुम्हें क्यों पैसा दे, एटलीस्ट पहले लैंड का असेसमेंट तो कर लो, लैंड का असेसमेंट कर लो, प्रोडक्टिविटी चेक कर लो, तब उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट टैक्स रेट होगा वो सेट करना। पर ब्रिटिश ने इन अप्रोप्रिएट टैक्स रेट सेट किया एंड दैट्स वाई इस रोज 28 जनवरी 1894 को, जो इस रोज हम डे ऑफ बैटल बुला सकते हैं, पहले इवेंट का नंबर 1 स्टेज क्या है, फार्मर्स गैदर करते हैं अपने इश्यू बताने के लिए कि भैया हमारा जो ग्रीवांसेस है, हम उस ग्रीवांसेस को डिस्कस करेंगे, डिस्कस अमंग देमसेल्व्स, आपस में, और फिर डिस्कस विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कि ये जो टैक्स रेट है, इतना हाई टैक्स रेट हम दे नहीं सकते हैं। पर ब्रिटिश जो तभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, अभी हम उसका नाम देखेंगे, जो एसपी था, जो एसडीओ था, जैसे कभी जालियांवाला बाग में जनरल डायर और माइकल डायर रिस्पॉन्सिबल थे, यहां पर भी कौन रिस्पॉन्सिबल है हम उसका नाम देखेंगे, एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसको आसाम का जालियांवाला बाग इसी वजह से बुलाया जाता है, कुछ उसी तरह यहां पर बेगुनाहों की हत्या की गई। बट ब्रिटिश ने इस पीसफुल गैदरिंग को भी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, फार्मर्स के हाथ में लाठी थी, पर लाठी लेकर चलना वो फार्मर्स का तरीका होता है, क्योंकि किसान खेत में जब अपनी फसल खड़े करते हैं तो जानवरों से बचाने के लिए भी लाठी रखते हैं। लाठी से ये ब्रिटिश को मारने नहीं गए थे। दैट्स वाई जब ब्रिटिश ने ये गैदरिंग देखा, दे कुड नॉट एक्सेप्ट इट, और उन्होंने पहले लाठी चार्ज और फिर फायरिंग ऑर्डर कर दिया बिना किसी वार्निंग के, जिसमें 140 से 150 बेगुनाह लोग मारे गए और इससे कहीं ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं, राइट। दिस वॉज नोन एज द डे ऑफ इंसिडेंट्स, द पथारू घाट पीजेंट अपराइजिंग। ये पीजेंट अपराइजिंग फिर इसके बाद थोड़ा और फैलेगा, बट ये दिन एक रिमार्केबल इंसिडेंट बन गया कि किस तरह ब्रिटिश ने इंडियंस को टाइम टू टाइम, सिर्फ जालियांवाला बाग नहीं, जालियांवाला बाग के पहले भी और जालियांवाला बाग के बाद भी, किस्सा ख्वानी बाजार मैसेकर, पेशावर रीजन, एनडब्ल्यूएफपी की बात जब हम करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में, तो किस्सा ख्वानी बाजार मैसेकर, सिविल डिसोबीडियंस जो जालियांवाला बाग के बाद है, और पथारू घाट पीजेंट अपराइजिंग या पथारू घाट डे ऑफ बैटल जो उस रोज का पार्ट है, इन दोनों में ब्रिटिश ने बेगुनाहों को मारा। जब ब्रिटिश ने पहले लाठीचार्ज स्टार्ट किया और फायरिंग स्टार्ट की, तो किसानों ने भी अपनी लाठियों से लड़ाई लड़नी शुरू की थी, क्योंकि क्यों चुप रहे हैं, लेकिन लाठियों से लड़ना शुरू किया था, उधर से फायरिंग हो रही थी, बेचारे मारे गए। हम ऑफिसर्स की बात करें तो डीसी जो था दरांग का, ही वॉज जेडी एंडरसन, और गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला एसपी मिस्टर बैरिंगटन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मिस्टर बैरिंगटन का नाम याद रखना। ही वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दरांग और डीसी था जेडी एंडरसन। साथ ही साथ मौके पर एसडीओ मिस्टर रेमिंगटन भी प्रेजेंट थे। तो ये 3 नाम एक बार आप ध्यान में रखिएगा, स्पेशली मिस्टर बैरिंगटन का नाम जो एसपी था, राइट। 2000 में इंडियन आर्मी ने डिसाइड क्या किया कि 29 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी इन मार्टर्स को शहादत देगी, इन मार्टर्स को कमेमोरेट करेगी, इन मार्टर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया था, जिस तरह से यहां पर किसानों ने ब्रिटिश के इनडिस्क्रिमिनेट टैक्सेशन के अगेंस्ट में, इनअप्रोप्रिएट टैक्सेशन के अगेंस्ट में एक टाइप का मूवमेंट चलाया, एक टाइप का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काइंड ऑफ था, क्योंकि इन्होंने वायलेंस शुरू में नहीं अडॉप्ट किया था, बस लाठी लेकर गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और उसके बाद भी मूवमेंट आगे चलेगा। बट ये जो दिन हो गया 28 जनवरी का, ये इनके लिए शहादत का डे था। दैट्स वाई जनवरी 28 को फार्मर्स मार्टर्स डे या कृषक शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा क्वेश्चन कह रहा था, पहला स्टेटमेंट कि अपराइजिंग था ब्रिटिश के इरेशनल टैक्स के अकॉर्डिंग, सही। दूसरा क्या कह रहा है कि 28 जनवरी को फार्मर्स मारे गए थे ब्रिटिश फायरिंग में, सही। 28 जनवरी इज कमेमोरेटेड एज कृषक शहीद दिवस, एकदम सही स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ असम सेलिब्रेट करती है। एंड 29 जनवरी को इंडियन आर्मी इन पथारू घाट मार्टर्स के लिए दे पे होमेज, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो सही। 2000 से ये प्रथा चलती आ रही है। सो पहला वाले क्वेश्चन का हमारे सारे स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर, टाटा ग्रुप का सेमीकंडक्टर प्लांट, पिछले साल जब टाटा ग्रुप का जागी रोड में ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है,
तो ये तब भी मेंस के जो तैयारी कर रहे थे एस्पिरेंट एपीएससी के, उसी टाइम में ये न्यूज में भी आया, न्यूज में उससे पहले भी एक बार कवर हो चुका था, बट अगेन मेंस से पहले जुलाई के टाइम में अगेन फिर से न्यूज में था। एंड देयर आई शेयर्ड क्वेश्चन विथ एस्पिरेंट कि तुम मेंस में इसको पढ़कर जाओ, और वो क्वेश्चंस आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना हमको करने हैं गाइस, इन सब पे ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एक प्रीलिम्स में तो पूछा हुआ है, क्या पता तुम्हारे लिए प्रीलिम्स में थोड़ा चेंज करके पूछ दे फिर से 8 जून को। पहला स्टेटमेंट क्या है, और अब तो देखो एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं होगा, अब तो सीज फायर भी हो गया ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी रिसेंटली, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके कुछ मिनट पहले। तो इसलिए अपने आज सुबह भी मैंने तुमको बोला प्री सिक्योर में कि अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, वॉर होगा नहीं होगा वो सारी चीजें दूर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी है। जागी रोड फैसिलिटी के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या, दिस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन जागी रोड आसाम, गुवाहाटी के पास ही, नगांव जाने के रास्ते में, इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। यस, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इसके फीचर्स हम देखेंगे। इट इज प्रोजेक्टेड टू प्रोड्यूस अप टू 50 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स एवरी ईयर एनुअली। एक्चुअली ये फिगर थोड़ा ज्यादा है, इन्फ्लेटेड फिगर है, 50 बिलियन नहीं 15 बिलियन होगा। द प्रोजेक्ट हैज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट और ओवर 80,000 करोड़। ये तो असम का हर वो बच्चा जो थोड़ा अवेयर है उसको ध्यान होना चाहिए, 27,000 करोड़ था, 80,000 नहीं। द सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस्ड हियर विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन इंडिया। क्यों भाई, जब हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो सिर्फ इंडिया में क्यों यूज करेंगे? आसाम जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, ताकि इंडिया के ईस्टर्न साइड में जितने भी नेशंस हैं हम उनके साथ सेमीकंडक्टर्स को लेकर अपना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई सिर्फ इंडिया में क्यों लिमिट रखेंगे? ऑब्वियसली इंडिया के बाहर भी सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो फोर्थ तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग है, सेकंड में भी थोड़ा इन्फ्लेटेड फिगर है। ओनली वन इज करेक्ट, आंसर इसका होगा ओनली वन। बाकी हम फीचर्स की बात करें तो ये आप उसका रेप्लिका देख सकते हो। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस, मतलब पूरी तरह से इंडिया बेस्ड, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के आइडिया पे बेस्ड एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, यूजुअली हम प्रोजेक्ट को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं गाइड, किसी भी प्रोजेक्ट को। एक बनाते हैं ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड मतलब जहां पे प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब वहां पे कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं यूज की जा रही है, सब कुछ नया से किया जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे इंडस्ट्री को हम ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री बोलते हैं ना, जहां पे सपोज इसको ऐसे याद रखो ट्रिक से कि पहले ग्रीनरी थी, पहले घास था और अब उस घास पे बिल्डिंग बनाई गई, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी टाटा की, तो ग्रीनफील्ड हो गया। दूसरा डिवीजन होता है ब्राउनफील्ड। ये दोनों याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रा। अब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रा मतलब कोई फैक्ट्री यूज कर ली जाएगी, पर्टिकुलर एक लोकेशन जहां पे पहले कोई फैक्ट्री चल रही हो, उसी फैक्ट्री को सही करके, उसी फैक्ट्री में कुछ पार्ट्स को चेंज करके और वहां पे प्लांट सेटअप कर लिया गया, इसको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बोलेंगे। यूजुअली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बट कैपेसिटी लिमिट रहेगी क्योंकि पुराने फैक्ट्री में कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में टाइम जरूर लगता है, बट ज्यादा बढ़िया कैपेसिटी के साथ काम कर सकता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का। ग्रीनफील्ड एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, ब्राउनफील्ड पहले से ब्राउन है, मतलब पहले से ईंट प्रेजेंट है, वहीं पे स्टार्ट हो रहा है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। टाटा की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, tata.com पे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाएंगे, मतलब वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो मैंने बोला ही 27,000 करोड़ हर अवेयर सिटीजन के मुंह पर यह था कि ये बहुत काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्शन की बात करें तो हर साल 15 बिलियन चिप्स प्रोड्यूस होंगे। 50 नहीं, कितना? 15 बिलियन। दिस इज स्टिल अ वेरी गुड फिगर, वेरी गुड, इंप्रेसिव फिगर। और जॉब्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज अबाउट 27,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, दोनों 27,000 में। अब ये 27,000 से 1,000 ज्यादा भी हो सकता है या 1,000 कम भी हो सकता है, वैसे 1,000 ज्यादा हो इसी की उम्मीद है, यही ट्राई रहता है। लगभग 27,000 जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट होंगे। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इट, इतना आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुरंजीज वर रिटन और वॉज रिटन बाई रत्न कंडाली एंड अर्जुन दास बैरागी। कि ये दो जो एमिनेंट पर्सन है, रत्ना कंडाली एंड अर्जुन दास बैरागी, इन दोनों ने कौन सा बुरंजी लिखा? अगर हम पहले बुरंजी की बात करें तो ऑल ऑफ यू मस्ट बीन अवेयर कि बुरंजी होता क्या है, ये एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि अहोम डायनेस्टी का, असम की हिस्ट्री का, जो अर्लियर पार्ट है असम की हिस्ट्री का, उसको डेवलप करने के एक ट्रस्टेड सोर्स में से एक माना जाता है।
एंड काफी ट्रस्टेड सोर्स है, काफी डिटेल्ड सोर्स है, जहां पे हर बेसिक डिटेल्स को, चाहे वो ऑफिशियल डिटेल हो, फैमिली डिटेल हो, कल्चरल डिटेल्स हो, इकोनॉमिक डिटेल्स हो, इन सब चीजों को लिखा जाता है। जैसे कभी मेगास्थनीज की इंडिका थी, या कालिदास जो थे उनके उपन्यास थे, कालिदास साहब के नॉवेल थे, ठीक उसी तरह ये बुरंजी आसाम में वही रोल प्ले करता है। रिमेंबर दिस। अब यहां पे कौन से बुरंजी के बारे में पूछ रहा है? हाँ, क्या पूछ रहा है? दो राइटर का नाम, दो पर्सन का नाम दिया है, रत्ना कंडाली एंड अर्जुन दास बैरागी, कि इनमें इन्होंने कौन सी बुरंजी लिखी है। तो इसका आंसर क्या है गाइज? त्रिपुरा बुरंजी। ओरिजिनली दे आर ऑथर ऑफ त्रिपुरा बुरंजी। किस बुरंजी के ऑथर? त्रिपुरा बुरंजी के। अब जरा हम त्रिपुरा बुरंजी की बात करें। ये आप त्रिपुरा बुरंजी का डॉक्यूमेंट देख सकते हो। इसको और एक नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाएंगे हम त्रिपुरा बुरंजी को? यहां नाम पढ़िए क्या है? त्रिपुरार देशार कोथार लेखा, मतलब त्रिपुरा देश का जो कथा है, जो कहानी है, उसका लेखा जोखा। त्रिपुरा बुरंजी। त्रिपुरा बुरंजी, त्रिपुरा बुरंजी रिप्रेजेंट करता है द डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द अहोम रूलर्स। अहोम रूलर कौन थे? अहोम रूलर तभी अहोम रूलर है हमारे महाराज रुद्र सिंघा। महाराज रुद्र सिंघा, और उन्होंने अपने दो एमिनेंट पर्सन्स को भेजा था। किनको भेजा था? रत्न कंडाली शर्मा कटाकी एंड अर्जुन दास बैरागी कटाकी। इन दोनों को भेजा। इन दोनों को किसके पास भेजा? एज अ मिशनरी बोल सकते हो आप। किनके पास भेजेंगे? त्रिपुरा के राजा के पास। अब त्रिपुरा के राजा कौन है? महाराजा रत्न माणिक्य। सो अहोम राजा महाराजा रुद्र सिंघा एंड महाराजा रत्न माणिक्य, इन दोनों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, इस रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा त्रिपुरा बुरंजी। जो लिखा गया कब है? 1724 में। मतलब अर्ली 18th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है, उस अर्ली 18th सेंचुरी के अहोम हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। इससे हमें त्रिपुरा के ना सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ेगा, बल्कि त्रिपुरा के कल्चरल हिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। रिमेंबर दिस, कीप दिस इन माइंड। बुरंजी की हम क्लासिफिकेशन की जहां तक बात करते हैं, अच्छा एक और चीज, ये बुरंजी लिखा किस पर गया है? तो ये बुरंजी लिखा गया है सांची पात पर। दिस सांची पात बिलोंग्स टू सांची ट्री और एगरवुड ट्री, जिसे एक बढ़िया अच्छा फ्रेग्रेंस निकलता है। ये सांची पात याद रखिएगा, पहले ऐसी चीजें यूज किए जाते थे। इवन हमारा वेद है, हालांकि वेद श्रुति स्मृति परंपरा पर पहले कंपोज किया गया, फिर जब बाद में लिखा जाएगा तो उसको भी लिखने के लिए पेपर या क्लॉथ नहीं यूज किया गया था। पहले किसके ऊपर लिखा गया था? बताओ, नेचुरल सोर्स था। बुरंजी को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं गाइज, ऑफिशियल एंड फैमिली। और जो हमारा त्रिपुरा बुरंजी है, ये त्रिपुरा बुरंजी ऑफिशियल बुरंजी का पार्ट है। इसके साथ साथ कई और बुरंजी हैं, जैसे पातशाह बुरंजी, कचारी बुरंजी एंड जैंतिया बुरंजी। यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बुरंजीज एज वेल। इनके एग्जैक्ट ऑथर आपको बहुत बार नहीं मिलेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट ऑथर का नाम मालूम हो, बट यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन कि कचारी बुरंजी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता है, हालांकि नाम से क्लियर है। पातशाह बुरंजी से क्या मालूम पड़ता है एंड जैंतिया बुरंजी से क्या मालूम पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अलोंग विथ असम द फॉक्सटेल ऑर्किड और फॉक्सटेल ऑर्चिड और कोपो फूल इज ऑल्सो द स्टेट फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो असम के पास में ही, असम के नेबरिंग स्टेट्स में से एक, इंडिया का एक हैपनिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश। असम का तो स्टेट फ्लावर है ही फॉक्सटेल ऑर्चिड, उसी के साथ साथ फॉक्सटेल ऑर्चिड या फॉक्सटेल ऑर्किड जिसे भी आप बुलाएं, वो अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट फ्लावर है। नाउ आई एम गिविंग यू अ टास्क। मैं यहां पर तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं कि तुम मुझे मेघालय का, त्रिपुरा का और मणिपुर का क्या स्टेट फ्लावर है वो भी लिखकर बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब हम जरा फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ फॉक्सटेल ऑर्किड। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फ्लावर। काफी सुंदर ये फ्लावर लग रहा है। स्पेशली गर्ल्स बिहू के टाइम में गर्ल्स यूज करती हैं, इवन बॉयज भी यूज करेंगे, बट स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स के श्रृंगार से रिलेटेड है। तो ये ना सिर्फ कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि आप फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में याद रखिएगा कि कल्चर के साथ साथ इसकी अपनी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। ये मेडिसिनल वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, पता होगी भी, नहीं पता है तो मालूम होनी चाहिए। कभी चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद ये फॉक्सटेल ऑरेंजी का अगर हम ऑयल निकालते हैं या रस निकालकर उसको लगा लें चोट पर, तो वो बोरोलिन या बोरो प्लस से अच्छा काम करेगा, एंटीसेप्टिक अच्छा होता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहीं सुनी बात है, प्रूव्ड बातें हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन डिमांड एज वेल। आसाम में तो मिलेगा ही, आसाम का स्टेट फ्लावर है, अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट फ्लावर है, बाकी और भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम हेयर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिल रहा है, उड़ीसा में भी है, आंध्रा में भी है, केरला में भी है, इवन सम पार्ट ऑफ कर्नाटक में भी पाया जाता है। मतलब इंडिया के बाकी और स्टेट्स में भी मिलता है। इवन दिस इज ऑल्सो फाउंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी काफी पॉपुलर है ये फ्लावर। इस फ्लावर की बात करें तो ये एक टाइप का एपीफाइट प्लांट होता है। एपीफाइट
एपीफाइट प्लांट क्या, तो वो प्लांट्स ना किसी दूसरे ट्री के ऊपर सपोर्ट लेकर उगते हैं। यूजुअली जो हमारा फॉक्सटेल ऑर्किड है इसको इनडायरेक्ट लाइट पसंद होता है। इनडायरेक्ट लाइट मतलब पत्तों के पीछे छिपा रहेगा फूल, जिससे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, सूख नहीं जाए, एंड रेगुलर वाटरिंग की जरूरत होती है, रेगुलर वाटरिंग की जरूरत है। बट वाटरिंग ऐसा भी कि पेड़ ही नहीं गल जाए, वाटरिंग प्रॉपर लेवल पे किया जाएगा, फर्टिलाइजर भी दिया जाएगा, और इनडायरेक्ट लाइट इसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। फॉक्सटेल ऑर्किड, हम उसके नाम बात करें साइंटिफिक नेम का, तो साइंटिफिक नेम इज राइंकोस्टेलाइसिस रेट्यूसा। वैसे फॉक्सटेल ऑर्किड के नाम से या कोपो फूल के नाम से पूछा जाएगा। अच्छा, एपीफाइट यहां पे लिखा है मैंने, तो एपीफाइट कौन सा रिलेशन बताता है? मैं तुमको ऑप्शन देता हूं मैं, अमेंसलिज्म, ये अभी मैंने एनवायरमेंट के क्लास में पढ़ाया है ना तुम्हें, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन। तो एनवायरमेंट की क्लास तुम रेगुलर कर ही रहे हो क्रैश कोर्स में। अब तुम मुझे बताओ कि दिस द एपीफाइट्स दे शो विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप? अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और कंपटीशन। ठीक है से? ठीक है। चलिए, अब यहां पे और क्वेश्चंस हैं सराइडे मोइडाम से लेकर। सराइडे मोइडाम जो काफी न्यूज में रहा, एंड दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर असम एज वेल एज इंडिया दैट यूनेस्को के फेमस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसका इंक्लूजन हुआ। तो ये कई बार कवर किया गया है, कई बार ये करंट अफेयर्स में, आसाम प्रहरी में, या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में कवर किया गया। इवन पीवाईक्यू एनालिसिस में रिसेंटली मैंने भी कवर किया है, या फिर अभी रिसेंटली जब मैं तुम्हारे साथ ये वीडियो देखो, ये तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, जब मैं तुम्हारे साथ आर्ट एंड कल्चर का यूनेस्को एंड वर्ल्ड हेरिटेज वाला ये वीडियो कर रहा था, प्रीलिम्स बूस्टर, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा स्मार्ट आईएएस के चैनल पर। तो उस वीडियो में भी मैंने यहाँ पे सराइडे मोइडाम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम में स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, सब डिटेल में समझाया था। तो अगर आपने वीडियो देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को भी देखिए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। आई वॉन्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन। आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताओगे, सराइडे मोइडाम वाला। एंड इसके साथ, ये तो वीडियो का लिंक है, इसके साथ ही तुम्हारे लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन भी है। रीजनिंग के ये टाइप्स हमने अभी रीजनिंग के क्रैश कोर्स क्लासेस में किए हैं, मैंने तुमको इसी क्लासरूम में बैठा के प्रैक्टिस करवाया है। सो आई एक्सपेक्ट कि तुम अपना पेन पेपर निकालोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर दोगे। और सबसे आंसर चाहिए मुझे रीजनिंग वाला। ये बार बार मैं तुमको बोलता हूं, सीसेट का पेपर सिर्फ बैठ कर ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बनेगा, उसके लिए थोड़े हाथ गंदे करने पड़ते हैं। गंदे करने मतलब थोड़ा पेन यूज करना पड़ेगा, पेपर यूज करना पड़ेगा। तो करो, ये आंसर मुझे चाहिए। तो तुम्हारे लिए आज होमवर्क काफी सारा है, सैटरडे है इसलिए होमवर्क भी काफी है। इस क्वेश्चन का आंसर, यहां आंसर, ये क्वेश्चन का रीजनिंग का, फिर जो मैंने एपीफाइट वाला बताया वो ट्रीटी ऑफ यानडाबू का क्वेश्चन। तो जहां जहां पार्ट पर मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आंसर तुम बताओगे। ठीक है, पढ़ने के लिए आपके पास टाइम काफी है, बस आप उस टाइम को अच्छे से यूज करते जाइए। राइट, अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया कि भाई देखो युद्ध नहीं होगा, सीज फायर हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जब सीज फायर हो चुका है तो पढ़ाई पर ही ध्यान लगाइए, अब इंटरनेट से थोड़ा दूर हटिए, जो न्यूज चैनल भैं भैं चिल्ला रहा था उनसे दूर आ जाइए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मदर, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एवरीवन, एंड कीप स्टडिंग। जय हिंद।